एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आज क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी का चैप्टर है द विट दैट वन हार्ट्स। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 40 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो, जल्दी बिल्कुल नहीं है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन अगर तुम बस सुनना चाहते हो तब भी पूरा फ्लो फॉलो कर पाओगे। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या ने पिछली बार पाया था कि उसे लगा था चैप्टर सिर्फ तेनालीरामा की फनी स्टोरी है, पर डिस्कशन के बाद उसे समझ आया कि मिसअंडरस्टैंडिंग और प्राइड भी स्टोरी के बड़े आइडियाज हैं। आज हम चैप्टर ओवरव्यू, कैरेक्टर्स, विट, ह्यूमर, वोकैबुलरी, ग्रामर, क्वेश्चंस, आंसर फ्रेम्स और एग्जाम टिप्स करेंगे। और मैं हूँ स्वाति। सुनते समय हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक सेकेंड रुककर खुद आंसर देने की कोशिश करना। हम बीच बीच में तुम्हें क्वेश्चंस देंगे, लेकिन आंसर तुरंत नहीं बताएंगे। इससे पैसिव लिसनिंग एक्टिव रिवीजन बन जाएगी। अगर कोई लाइन कंफ्यूजिंग लगे उसे मेंटली मार्क कर लेना, आगे उसी को फिर से खोलेंगे। सबसे पहले लर्निंग मैप सुन लो। हम पहले विट और विजडम का मीनिंग समझेंगे, फिर विजयनगर एम्पायर और कृष्णदेव राय का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद क्वीन तिरुमलंबल की प्रॉब्लम, किंग का रिएक्शन और तेनालीरामा की स्ट्रैटेजी को डिटेल में फॉलो करेंगे। अंत में वोकैबुलरी, एक्सप्रेशंस, कंपाउंड वर्ड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, इंटोनेशन और लाइकली एग्जाम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। चलो ओपनिंग एक्टिविटी से शुरू करते हैं। सोर्स में क्वालिटीज की लिस्ट है। वाइज, सीरियस, क्लेवर, पावरफुल, ह्यूमरस, स्टबर्न, करेजियस, ऑब्जर्वेंट, चार्मिंग और क्रिएटिव। एक सेकंड पॉज करके सोचो, विटी पर्सन के लिए इनमें से कौन सी क्वालिटी सबसे सिर्फ ह्यूमरस कहना इनफ नहीं है। क्लेवर, ऑब्जर्वेंट, क्रिएटिव और वाइज भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सही डायरेक्शन यह है कि विट केवल जोक्स बनाना नहीं है। विटी पर्सन सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, जल्दी कनेक्शन बनाता है और ऐसा रिस्पॉन्स देता है जो प्रॉब्लम को हल्का या क्लियर कर सके। इसलिए क्लेवरनेस के साथ विजडम और ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। चैप्टर में तेनालीरामा का ह्यूमर केयरलेस नहीं बल्कि केयरफुली प्लान्ड है। अब रिडल्स। पहली रिडल पूछती है, मैं फ्रेंड भी हो सकता हूँ और फो भी। मुझे यूज करने पर जॉय या पेन दोनों मिल सकते हैं। आंसर है वर्ड्स। अगली चीज हमेशा सामने होती है पर दिखाई नहीं देती, फ्यूचर। ध्यान रहे, ये रिडल्स चैप्टर के लार्जर आइडिया से जुड़ती हैं। वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं उससे इफेक्ट बदल सकता है। तीसरी रिडल का आंसर है टाइम। उसे मेजर और स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सेव नहीं कर सकते। चौथी का आंसर है सीक्रेट, जिसे कीप करने से पहले शेयर करना पड़ता है। एग्जाम में रिडल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हो या ना हो, प्री रीडिंग एक्टिविटीज चैप्टर के थीम्स एक्टिवेट करती हैं। लैंग्वेज, टाइम, कम्युनिकेशन और शेयरिंग। एक थॉट क्वेश्चन, ह्यूमर और विट इम्पोर्टेंट क्यों है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? स्टोरी के आधार पर कह सकते हो कि ह्यूमर टेंशन कम कर सकता है, कम्युनिकेशन को आसान बना सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में मदद कर सकता है। लेकिन ह्यूमर गलत समय या गलत इंटेंशन से पेन भी दे सकता है, इसलिए वाइज यूज जरूरी है। किंग्स और क्वींस विटी कोर्टियर्स को प्रेफर क्यों कर सकते थे? क्योंकि विटी एडवाइजर कठिन प्रॉब्लम्स के क्लेवर सॉल्यूशंस दे सकता था और टेंस सिचुएशंस को संभाल सकता था। चैप्टर में तेनालीरामा यही रोल निभाता है। वह सिर्फ पोएट नहीं बल्कि विटी एडवाइजर भी है। ये डिस्टिंक्शन आंसर में लिखना मत भूलना। अब स्टोरी का हिस्टोरिकल सेटिंग। विजयनगर एम्पायर अपनी ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए रिनाउंड था। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 सीई तक रूल किया। उनका रेन गोल्डन एरा कहलाता है क्योंकि उस समय आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड हुए। गोल्डन एरा को सिर्फ रिच पीरियड मत लिखना, कल्चरल फ्लरिशिंग भी इंक्लूड करना। कृष्णदेव राय वाइज और पावरफुल मोनार्क थे। वे एमिनेंट वॉरियर होने के साथ गिफ्टेड पोएट भी थे। उनके वर्क्स में एपिक, अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम का नाम आता है। साथ ही वे लर्निंग के ग्रेट पत्रों थे, यानी स्कॉलर्स और नॉलेज को सपोर्ट करते थे। एग्जाम पॉइंट, रूलर का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पावर तक लिमिटेड नहीं था। उनके कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स थे,
जिन्हें कलेक्टिवली अष्टदिग्गज कहा गया। इनमें अल्लासानी पेडना और तेनाली रामकृष्ण शामिल थे। एक क्विक चेक, अष्टदिग्गज किसे कहते हैं? किसी आर्मी को, 8 पोइट्स के ग्रुप को या पैलेस गार्ड्स को? सही आंसर है 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स का ग्रुप। तेनाली रामकृष्ण, जिन्हें स्टोरी में तेनाली रामा भी कहा गया है, क्विक विट और ह्यूमर के लिए फेमस थे। इसी वजह से उन्होंने किंग के कोर्ट में स्पेशल प्लेस बनाया। उनकी आइडेंटिटी 3 पार्ट्स में याद रखो: सेलिब्रेटेड पोएट, ह्यूमरस थिंकर और विटी एडवाइजर। कैरेक्टर स्केच में केवल फनी लिखना वीक आंसर होगा। क्वीन तिरुमलंबल को भी ध्यान से देखो। वह टायर्ड थी, मिसअंडरस्टैंडिंग से डिस्ट्रॉट हुई, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और फिर तेनालीरामा से हेल्प मांगी। बाद में किंग की अपॉलजी एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा कि क्वारल पीछे छोड़ सकते हैं और वह पोएम सुनना चाहेंगी। इससे उनकी पेशेंस, फॉरगिवनेस और रेकन्सिलिएशन की इच्छा दिखती है। किंग कृष्णदेव राय कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वह वाइज रूलर और गिफ्टेड पोएट हैं, पर पर्सनल सिचुएशन में सेंसिटिव और अपने पोएट्री पर प्राउड भी दिखते हैं। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने क्वीन के यौन को डिसरिस्पेक्ट मान लिया। अच्छी बात यह है कि रियलाइजेशन के बाद उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्नॉलेज की और अपोलॉजी दी। अब कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। किंग ने एक पोएम लिखी जिसमें सन, मून, स्टार्स और ब्यूटीफुल स्काई जैसे वेग एक्सप्रेशंस थे। जब उन्होंने मिनिस्टर्स को सुनाना चाहा, मिनिस्टर्स एक्सक्यूजेस बनाकर अवॉइड करते रहे। बाद में वह क्वीन के पास पोएम रिसाइट करने गए। क्वीन दिन भर की थकान के कारण कई बार यौन कर बैठी। किंग ने यौन को पोएम के प्रति डिसरिस्पेक्ट समझ लिया और स्टॉर्म्ड ऑफ। यही सेंट्रल मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक नेचुरल एक्शन को गलत मीनिंग दे दिया गया। क्वीन ने पोएम की क्वालिटी पर इंसल्ट नहीं किया था। यह फॉल्स स्टेटमेंट करेक्शन में इंपॉर्टेंट है। क्वीन ने किंग को इंसल्ट नहीं किया, किंग ने उसके यौन का गलत अर्थ निकाला। इस छोटी घटना का इफेक्ट बड़ा हुआ। किंग ने वीक्स तक क्वीन से एक शब्द नहीं कहा और उनसे मिलने भी नहीं गए। पैलेस की चीयरफुल कॉरिडोर्स क्वाइट और फॉरलॉर्न हो गई। फ्रेज कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे पैलेस के जॉयफुल एटमॉस्फेयर को दुख और टेंशन से भर दिया। क्वीन ने इशू रिजॉल्व करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने तेनाली रामा से हेल्प मांगी। रामा ने उनकी बात पेशेंटली सुनी और तुरंत किंग के पास जाकर कन्विंस नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैटर के लिए वेल प्लान्ड अप्रोच और सही स्ट्रैटेजी चाहिए। यही उनकी विजडम है। स्पीड नहीं, सूटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्वीन को क्यों लगा कि केवल तेनालीरामा ही किंग को समझा सकते हैं? क्योंकि रामा किंग के ट्रस्टेड कोर्टियर थे। उनकी विट और क्लेवर सॉल्यूशंस के लिए जाने जाते थे और वह सीधे ब्लेम करने के बजाय इनडायरेक्ट ह्यूमरस मेथड अपना सकते थे। अगली मॉर्निंग रॉयल कोर्ट बसलिंग था। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स और कोर्टियर्स कोर्ट रूम में थे। कोर्ट रूम में इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स, हाई सीलिंग, सनलाइट और एक्सक्विजिट रग्स का डिस्क्रिप्शन सेटिंग को विविड बनाता है। फिर भी लाइवली चैटर के बीच टेंशन थी, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड क्वारल किंग को लगातार नॉक कर रहा था। कोर्ट डिस्कशन पैडी कल्टीवेशन इंप्रूव करने पर सेंटर्ड थी। कुछ मिनिस्टर्स इरिगेशन नेटवर्क्स एक्सपैंड करने की बात कर रहे थे, जबकि कुछ बेटर मेन्योर की। तेनालीरामा चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। ये डिटेल बताती है कि उनका विट अचानक आया जोक नहीं था। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस दोनों को केयरफुली पढ़ा। जब किंग ने रामा को बुलाया, वह प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स लेकर थ्रोन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये रेवोल्यूशनरी सीड्स हैं और इनसे करंट रिजल्ट से 3 टाइम्स ग्रेटर यील्ड मिल सकती है। ये क्लेम सुनकर कोर्ट में मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, यानी धीमी फुसफुसाहट और चर्चा फैल गई। कॉर्टियर्स ने इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। एक सार्कास्टिक कॉर्टियर ने मैजिक सीड्स और बिना वाटर के ग्रो होने की बात कही। दूसरे ने मजाक किया कि शायद सीड्स मून से मिले हैं। कोर्ट में स्निकर्स रिपल्ड थ्रू, यानी दबे हुए छोटे छोटे लाफ्स फैल गए। ध्यान दो, इनिशियल रिएक्शन एडमिरेशन नहीं, स्केप्टिसिज्म और मॉकरी था। किंग ने भी प्रपोजल को अब्सर्ड कहा। उन्होंने स्पेशल सॉइल, मैन्योर, पेस्ट और इंसेक्ट रिपेलेंट्स की आवश्यकता बताई और फार्मर्स के सफर करने की चिंता की। रामा अनफेज रहे, यानी वह वरे या डिस्टर्ब नहीं हुए।
उन्होंने कॉन्वर्सेशन को सीट से हटाकर उस पर्सन पर ला दिया जो सीट शो करता है। यही स्ट्रैटेजी का टर्निंग पॉइंट है। रामा कहते हैं कि रियल इशू सीट्स नहीं, सोअर है। अगर कोई प्रॉपर केयर के बिना सीड सो करे तो गुड हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आप पूछते हैं, अगर सो करते समय पर्सन को यॉन करने की हैबिट हो तो सीड्स अनइवनली स्कैटर नहीं होंगे? एक सेकंड पॉज करके सोचो, अब रेफरेंस किसकी तरफ जा रहा है? रेफरेंस क्लियरली किंग और क्वीन के इंसिडेंट की तरफ था। रामा ने किंग को ओपनली आप गलत थे नहीं कहा। अगर वह डायरेक्ट एक्यूजेशन करते, किंग डिफेंसिव हो सकते थे। इंस्टेड उन्होंने फेमिलियर एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल बनाया और उसी में यौन को नेचुरल प्रॉब्लम की तरह रखा। ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उनकी टैक्ट और विजडम दिखाती है। कोर्ट पहले क्वाइट हो गया, फिर लाफ्टर से भर गया। अर्लियर सरकाजम जेन्युइन अम्यूजमेंट में बदल गया। इवन किंग ने साई किया और इंस्टिंक्टिवली यॉन कर दिया। ये मोमेंट बहुत क्लेवर है क्योंकि किंग ने अपने ही एक्शन से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि यॉनिंग नेचुरल है। रामा ने इसी अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाया। रामा ने पूछा, क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसा है जो यौन नहीं करता? उन्होंने उसे ब्रीदिंग जितना नेचुरल बताया। किंग को रियलाइजेशन हुआ कि क्वीन का यौन डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं था। उन्होंने अपने हार्श रिएक्शन को याद किया और समझा कि उन्होंने जेस्चर को पर्सन लेकर अनफेयर बिहेवियर किया। अब सेंट्रल लेसन बोलकर देखो, विट ने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया। सही आंसर में 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला, रामा ने सिचुएशन ऑब्जर्व की। दूसरा, उन्होंने पैडी सीड्स का ह्यूमरस एनालॉजी बनाया। तीसरा, किंग को बिना इंसल्ट किए सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचाया। केवल उन्होंने जोक किया, लिखना इनकम्प्लीट रहेगा। उस इवनिंग किंग क्वीन के पास सॉफ्टन एक्सप्रेशन के साथ गए। उन्होंने ओपनली कहा कि वह फूलिश थे, ओवररिएक्ट कर गए और प्राइड ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया। यह अपॉलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकंसिलिएशन केवल ह्यूमर से कंप्लीट नहीं होती, गलती एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। किंग का सेल्फ अवेयरनेस कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है। क्वीन ने अपॉलॉजी एक्सेप्ट की और कहा कि वे क्वारल पीछे छोड़ सकती हैं। उन्होंने पोएम सुनने की इच्छा भी जताई। ये रिस्पॉन्स फॉरगिवनेस और रिलेशनशिप बचाने की रेडीनेस दिखाता है। रामा ने सेटलमेंट ऑर्केस्ट्रेट किया, यानी उसे केयरफुली अरेंज किया। किंग और क्वीन ने बाद में उन्हें वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए और पैलेस फिर जॉय और लाफ्टर से भर गया। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग विट और रिकंसिलिएशन। स्टोरी का टाइटल भी समझो, द विट दैट वन हार्ट्स। यहाँ विट केवल कोर्ट की लाफ्टर नहीं जीतती, वह किंग और क्वीन का रिलेशनशिप रिस्टोर करके हार्ट्स जीतती है। टाइटल में एक्शन और रिजल्ट दोनों छिपे हैं। एक पॉसिबल डाउट, क्या चैप्टर ये कहता है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में मजाक करना चाहिए? नहीं, सोर्स का पॉइंट है कि ह्यूमर और विट केयरफुली यूज करने पर टेंशन ईज कर सकते हैं। रामा ने टाइमिंग, ऑडियंस और सिचुएशन समझकर ह्यूमर यूज किया। इनसेंसिटिव जोक और वाइज विट को सेम मत मानना। अब वोकैबुलरी। रिनाउंड मतलब वेल नोन, इलस्ट्रियस मतलब रिस्पेक्टेड और फेमस, पेट्रोन यानी सपोर्टर, स्पेशली लर्निंग या आर्ट का सपोर्टर, एमिनेंट का अर्थ फेमस, इनसरमाउंटेबल का अर्थ है इतना कठिन कि डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल लगे, ट्रिवियल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट और फॉरलोर्न का मतलब लोनली या उदास। कुछ और वर्ड्स, डिस्ट्रॉट यानी बहुत अपसेट, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान, प्रोफ्यूजली यानी इन लार्ज अमाउंट, जैसे क्वीन ने रामा को बहुत धन्यवाद दिया। बसलिंग मतलब बिजी और फुल ऑफ एक्टिविटी। इंट्रिकेटली का अर्थ डिटेल्ड मैनर में। एक्सक्विजिट यानी फाइन और अट्रैक्टिव। ऑर्नेट यानी डेकोरेटिव। इन वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करो, आइसोलेटेड लिस्ट की तरह नहीं। कोड का डिस्क्रिप्शन आंसर में एटमॉस्फेयर दिखाता है। किंग की एक्सप्रेशन स्टर्न थी, शार्प आइज रूम स्कैन कर रही थी और क्वारल उन्हें नॉड कर रहा था। यहाँ नॉड का लिटरल चूइंग नहीं बल्कि मेंटली बॉदर होना है। वोकैबुलरी क्वेश्चंस में कॉन्टेक्स्ट क्लू पढ़ना यूजफुल रहेगा। एक्सप्रेशंस, स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब गुस्से में वहां से चले जाना। कास्ट अ शैडो का मतलब हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर देना। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम का मतलब लो वॉइसेस की चर्चा फैलना। अ हश फेल ओवर का मतलब अचानक साइलेंस छा जाना।
स्निकर्स रिपल्ड थ्रू सप्रेस्ड लाफ्टर के लिए है। इन एक्सप्रेशंस को सेंटेंस में यूज करना भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए, किंग स्टॉर्म्ड ऑफ आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वारल ने पैलेस पर कास्ट अ शैडो, रामा की बात के बाद हश फेल ओवर द कोर्ट, फिर लाफ्टर रिपल्ड थ्रू द रूम। एग्जाम में एक्सप्रेशन का मीनिंग पूछें तो स्टोरी कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन करना स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच है। साउंड वर्ड्स भी सोर्स में है। मर्मर लो साउंड है। विस्पर बहुत धीमी आवाज में बोलना। स्निकर्स दबे हुए लाफ्स, साइड रिलीफ या फीलिंग के साथ सांस छोड़ना। और रॉड बहुत तेज आवाज में बोलना। द किंग रॉड उनके एंगर और अथॉरिटी को शो करता है। यही एक शॉर्ट स्टडी मोमेंट अगर वोकैबुलरी या कोई एग्जैक्ट लाइन कंफ्यूज करे, एडजी में उसे एआई ट्यूटर के सामने क्वेश्चन की तरह रख सकते हो। वह तुम्हें सीधे रटाने के बजाय मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल के थ्रू रिकॉल कराएगा। अब वापस चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड वर्ड्स है। कंपाउंड वर्ड दो या अधिक वर्ड्स मिलकर बनाते हैं और नया मीनिंग देते हैं। क्लोज्ड कंपाउंड में वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जैसे सनलाइट और कोर्ट रूम। हाइफनेटेड कंपाउंड में हाइफन होता है, जैसे वेल प्लान्ड। ओपन कंपाउंड में वर्ड्स अलग रहते हैं, जैसे पैडी सीड्स। तीनों फॉर्म्स को एग्जाम्पल के साथ पहचानना है। सोर्स एक्टिविटी में मैचिंग से क्विक विटेड, सॉफ्ट स्पोकन, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, बुक स्टोर, इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू और डांस हॉल जैसे कंपाउंड्स बनते हैं। ध्यान हो, कॉम्पाउंड का मीनिंग हमेशा दोनों वर्ड्स के सिंपल मीनिंग्स का एग्जैक्ट एडिशन नहीं होता, इसलिए पूरे सेंटेंस में फिट करके आंसर चेक करो। एक मिनी चेक। ही वॉज ऑलवेज स्पीकिंग कामली के लिए कौन सा कंपाउंड फिट होगा, सॉफ्ट स्पोकन या इल टेम्पर्ड? तुम्हारा आंसर सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। ही ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस के लिए इल टेम्पर्ड। कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस के इमोशनल मीनिंग को पकड़ना जरूरी है। अब ग्रामर का इंपॉर्टेंट सेक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस। इनमें इफ क्लॉज किसी कंडीशन बताती है और मेन क्लॉज उसका रिजल्ट या पॉसिबल एक्शन बताता है। एग्जाम्पल है, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। यहाँ इफ यू लाइक सबॉर्डिनेट क्लॉज है और बाकी मेन क्लॉज। फर्स्ट पैटर्न पॉसिबल फ्यूचर एक्शन दिखाता है। प्रेजेंट टेंस इन इफ क्लॉज प्लस विल इन मेन क्लॉज। मीनिंग यह है कि कंडीशन शायद फुलफिल हो, शायद न हो। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। यहाँ सिचुएशन हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी है। इस पैटर्न में वुड आता है। तीसरा पैटर्न पास्ट रिग्रेट बताता है, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अदर वे। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। क्वीन कह रही है कि अगर उन्हें रिजल्ट पहले पता होता तो वह अलग दिन चुनती। अब सिचुएशन बदलना पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड पॉज करके तीन पैटर्न्स अलग करो। इफ यू लाइक आई विल ट्राई, पॉसिबल फ्यूचर। इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग फार्मर्स वुड सफर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव चोजन, पास्ट रिग्रेट। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स हर इफ क्लॉज में विल लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। सोर्स में क्लॉज मैचिंग भी है। इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड का लॉजिकल रिजल्ट आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स है। इफ इट रेन्स टुमारो के साथ वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स। इफ यू आर लिसन केयरफुली के साथ यू वुड हैव सॉल्व द पजल। टेंस और मीनिंग दोनों मैच होने चाहिए। If I were invisible के साथ I would sneak into the secret room, और if the alarm had rung के साथ the boys would have woken up on time। नोटिस करो, imaginary condition में would और past unreal condition में would have। ग्रामर को स्टोरी के इमोशनल आइडिया से भी जोड़ सकते हो। पास्ट मिस्टेक को चेंज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चंस और इंटोनेशन। यस और नो क्वेश्चंस के एंड पर राइजिंग टोन होती है, जैसे आर यू कमिंग होम। वो क्वेश्चन के एंड पर फॉलिंग टोन होती है, जैसे व्हेन विल यू कम होम। राइज और फॉल इन टोन को इंटोनेशन कहते हैं। स्पीकिंग एक्टिविटी में मीनिंग के साथ टोन भी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करो, इज दिस योर कैट, यस और नो, राइजिंग टोन। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, वी क्वेश्चन, फॉलिंग टोन। इसी तरह विल यू बी गोइंग टू योर विलेज और व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज का डिफरेंस देखो। पहले आंसर यस या नो हो सकता है, दूसरे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ,
वेयर और हु। करेक्ट वर्ड ऑर्डर याद रखो। हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी? करेक्ट है। हु द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इज इन द स्टोरी? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या अप्रोप्रिएट वर्ब प्लेसमेंट पर ध्यान दो। स्टोरी पर क्वेश्चंस बनाओ। हु इज द विटी एडवाइजर? व्हाई इज विट इंपॉर्टेंट हियर? व्हाट स्ट्रैटेजी डिड ही यूज? व्हेन डिड द किंग अप्रोच द क्वीन? हाउ डिड द कॉन्फ्लिक्ट गेट रिजॉल्व्ड? वेयर डिड द डिस्कशन टेक प्लेस? ये एक्सरसाइज रिकॉल, क्वेश्चन फॉर्मेशन और स्पीकिंग तीनों स्किल्स प्रैक्टिस कराती है। अब एग्जाम क्वेश्चंस। पहला, विजयनगर एम्पायर को गोल्डन एरा क्यों कहा गया? आंसर फ्रेम, कृष्णदेवराय के रेन में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड हुए। एम्पायर ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए रिनाउंड था। फिर रूलर की लर्निंग, पेट्रोनेज और गिफ्टेड पोइट्री मेंशन कर सकते हो। दूसरा, तेनाली रामकृष्ण ने स्पेशल प्लेस कैसे गेन किया? कीवर्ड्स हैं क्विक विट, ह्यूमर, पोएट, विटी एडवाइजर और क्लेवर सॉल्यूशंस। आंसर को एक कनेक्टेड पैराग्राफ में लिखो। सिर्फ वह फनी था मत लिखना, क्योंकि सोर्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को सेंट्रल इंपॉर्टेंस देता है। तीसरा, क्वारल ने पैलेस को कैसे अफेक्ट किया? किंग वीक्स तक क्वीन से नहीं बोले और उनसे मिलने भी नहीं गए। पैलेस की वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स क्वाइट और फॉरलॉर्न हो गई। एब्सेंस ने एटमॉस्फेयर पर शैडो डाल दी। यहाँ इवेंट और इफेक्ट दोनों लिखना। सिर्फ लड़ पड़े आंसर को अधूरा छोड़ देगा। चौथा, तेनालीरामा ने किंग को मिस्टेक रियलाइज कराने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज की? पहले उन्होंने पैडी कल्टीवेशन डिस्कशन को कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर स्पेशल सीड्स का दावा किया, कॉर्टियर्स के सार्काज्म को हैंडल किया और सीड्स की बजाय सोर की केयर पर फोकस किया। यॉर्निंग का एग्जाम्पल देकर किंग को इनडायरेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन कराया। पांचवा, कोर्टियर्स की रिएक्शन क्या थी? उन्होंने सीड्स को मैजिक सीड्स कहा, मून से मिलने का मजाक किया और स्निकर्स किए। यानी वे स्केप्टिकल और सार्कास्टिक थे, ईगर या एडमायरिंग नहीं। यह सोर्स बेस्ड करेक्शन है। क्वेश्चन में रिएक्शन पूछी जाए तो एग्जैक्ट सीक्वेंस याद रखना हेल्पफुल रहेगा। छठा, स्टोरी का कंक्लूजन और लेसन। किंग ने अपनी गलती मानी, क्वीन से अपॉलजी की, क्वीन ने फॉरगिवनेस दिखाया और बॉन्ड रिस्टोर हुआ। रामा को गिफ्ट्स मिले और पैलेस जॉय से भर गया। लेसन ये है कि अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस और केयरफुली यूज्ड ह्यूमर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके रिलेशनशिप्स में हार्मनी ला सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में स्पीकर और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन जब कहती हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वह दूसरा दिन चुनती, तो उनका रिग्रेट दिखता है। सही ऑप्शन होगा शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। यह स्टेटमेंट पोएम को वर्थलेस नहीं बताती और ना ही डायरेक्ट एंगर दिखाती है। रामा का रिस्पॉन्स विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वह पेशेंटली सुनते हैं, जल्दबाजी नहीं करते और वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाते हैं। किंग का रिएक्शन बताता है कि वह सेंसिटिव थे और अपनी पोएट्री पर ग्रेट प्राइड लेते थे। ये डिस्टिंक्शन ध्यान से लिखना, फेथ नहीं, प्राइड सही ऑप्शन है। किंग का आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड ने एक्सप्लेन करते समय लिखो कि उनका प्राइड इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सिचुएशन को फेयरली जज नहीं किया और क्वीन के नेचुरल यौन को इंसल्ट समझ गया। क्वीन का रिस्पॉन्स पेशेंस, फॉरगिवनेस और मैच्योरिटी दिखाता है। किंग की अपॉलजी सेल्फ अवेयरनेस और मैच्योरिटी दिखाती है। अब नैरेटिव राइटिंग का छोटा कनेक्शन। नैरेटिव ऐसे पर्सनल या इमेजिन्ड एक्सपीरियंस शेयर करता है और उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होते हैं। बॉडी में इवेंट्स लॉजिकल सीक्वेंस में, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स, इमोशंस और प्रॉब्लम या टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। कंक्लूजन में आउटकम और लेसन आता है। फर्स्ट पर्सन वर्ड्स आई और माई यूजफुल हैं। सोर्स राइटिंग टास्क्स में टीम वर्क की वैल्यू या स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जैसे सिचुएशंस पर नैरेटिव ऐसे लिखा जा सकता है। चैप्टर से स्ट्रेटेजी लो, ओपनिंग में सेटिंग, बॉडी में प्रॉब्लम और रिस्पॉन्स, अंत में रिफ्लेक्शन। लैंग्वेज सिंपल और क्लियर रखो। स्टोरी लिखते समय ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग को भी चेक करना है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। फाइनल रिकॉल के लिए 5 क्वेश्चंस। गोल्डन एरा किसके रेन से जुड़ा है? अष्टादिग्गज कौन थे? कॉन्फ्लिक्ट किस छोटी घटना से शुरू हुआ?
रामा ने कौन सा एनालॉजी यूज किया? रिकंसिलिएशन कैसे हुई? एक सेकंड रुक कर हर आंसर अपने मन में बोलो। आंसर्स चेक करो। गोल्डन एरा कृष्णदेव राय के रेन से जुड़ा है। अष्टदिग्गजस 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स थे। कॉन्फ्लिक्ट क्वीन के यॉर्निंग को किंग द्वारा डिसरिस्पेक्ट समझने से शुरू हुआ। रामा ने पैडी सीड्स ऑफ सोइंग का एनालॉजी यूज किया। अंत में किंग ने मिस्टेक एक्सेप्ट की, अपॉलॉजी की और क्वीन ने फॉरगिवनेस के साथ रिलेशनशिप रिस्टोर किया। कॉमन मिस्टेक मिस मत करना। तेनाली रामा इमीडिएटली किंग के पास जाकर लेक्चर नहीं देते। वह क्वीन की बात पेशेंटली सुनते हैं, टाइम लेते हैं और कोर्ट डिस्कशन में सही मोमेंट चुनते हैं। उनकी विट स्पॉन्टेनियस दिखती है, पर स्ट्रैटेजी केयरफुली प्लान थी। यही डिटेल कैरेक्टर आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाएगी। आज की कोर चेन याद रखो। कल्चरल गोल्डन एरा, गिफ्टेड पोएट किंग, विटी एडवाइजर, ट्रिवियल मिसअंडरस्टैंडिंग, पैलेस टेंशन, पैडी सीड एनालॉजी, लाफ्टर, सेल्फ रियलाइजेशन, अपॉलॉजी और फॉरगिवनेस। अगर आंसर में ये सीक्वेंस लॉजिकल ऑर्डर में आ गया तो समरी और लॉन्ग आंसर दोनों काफी क्लियर हो जाएंगे। तुम्हारा छोटा चैलेंज, नोटबुक में बिना देखे तेनाली रामा की स्ट्रैटेजी पर 5 लाइन आंसर लिखो और एक कंडीशनल सेंटेंस बनाओ जिसमें पास्ट रिग्रेट हो। फिर खुद चेक करो, क्या तुमने इवेंट, रीजन, अफेक्ट और लेसन सभी इंक्लूड किए? यही एक्टिव रिकॉल चैप्टर को सच में मजबूत करेगा। तो आज हमने द विट दैट वन हार्ट्स को सिर्फ समरी की तरह नहीं बल्कि रीजनिंग के साथ समझा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमर तब पावरफुल बनता है जब उसमें ऑब्जर्वेशन, विजडम और सही इंटेंशन हो। और रिलेशनशिप रिपेयर के लिए अपॉलॉजी और फॉरगिवनेस भी चाहिए। अब अपने 5 लाइन आंसर को एसजी में एक्टिव रिकॉल की तरह टेस्ट कर सकते हो या खुद किसी फ्रेंड को यह स्टोरी टीच कर सकते हो। अगली रिवीजन तक काम रहो, कॉन्सेप्ट्स को समझकर पढ़ो और याद रखो, एक थॉटफुल क्वेश्चन भी लर्निंग की अच्छी शुरुआत हो सकती है।